हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी तरीके की होती है, उसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा था। आज हम उसी रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं उसकी बात करेंगे। तो जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो अगर देख लेंगे तो ये लेक्चर और उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, लेक्चर नंबर 02। आप लोग कॉपी पेन निकालें, साथ में नोट्स बनाते चलें, जिससे कि आपको हर चीज अच्छी तरीके से क्लियर होती चले। तो देखिए भाई, रेट ऑफ रिएक्शन पे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जिनमें से अगर देखा जाए तो 2 फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हैं, जिनमें से एक है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और दूसरा है टेम्परेचर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और बहुत बड़ा टॉपिक होगा। इस लेसन का बहुत ज्यादा पोर्शन ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही कवर करेगा। दूसरा जो फैक्टर आएगा टेम्परेचर के इफेक्ट में, उसमें हम लोग आर्हीनेस इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट फॉर्म और उस पे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमें पढ़ना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में। सबसे पहला फैक्टर हम आपके सामने रख रहे हैं, वो है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। भाई जब रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट होते हैं, वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो हम सबसे पहले फिजिकल स्टेट बताएंगे। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, ये है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, ये फैक्टर है। अब फिजिकल स्टेट ऑफ, आप जानते हो किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट तो 3 होती हैं, गैसियस, लिक्विड, सॉलिड। अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि गैसेस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज्यादा होती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब रिएक्शन होती है तो मॉलिक्यूल का कोलिजन होता है, कोलिजन से उनकी एक्टिवेशन एनर्जी आती है, और एक्टिवेशन एनर्जी से वो फिर रिएक्ट करते हैं। तो अगर फिजिकल स्टेट में देखें तो फिजिकल स्टेट तो आपकी 3 है। एक तो गैसियस स्टेट हो गया, गैसियस रिएक्टेंट हो गया, दूसरा लिक्विड हो गया, लिक्विड रिएक्टेंट हो सकता है, और तीसरा एक हो सकता है सॉलिड रिएक्टेंट। ये 3 रिएक्टेंट हो सकते हैं। अब जो गैसियस रिएक्टेंट हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और इनके पास एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो पास पास होते हैं, और इनके पास काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही क्लोज पैक्ड होते हैं इस तरीके से। देखिए, इनके पास जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो इनमें कोलिजन ज्यादा होगा, ये आपस में तेजी से टकराएंगे। जब टकराएंगे तो मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी आएगी और वो तेजी से रिएक्शन करेंगे। तो हम कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि ये बेसिस रिएक्टेंट मोर रिएक्टिव होगा। इसके बाद लिक्विड रिएक्टेंट और सॉलिड रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस
of collision theory. On the basis of collision theory. Collision theory के अकॉर्डिंग गैसियस रिएक्टेंट, जो गैसियस होता है, गैसियस रिएक्टेंट मोर रिएक्टिव. गैसियस रिएक्टेंट आर मोर रिएक्टिव. ये जो है मोर रिएक्टिव होते हैं देन लिक्विड एंड सॉलिड. और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का हमने ये ऑर्डर आपके सामने दिया. तो फिजिकल स्टेट में आप लोग याद रखेंगे कि गैसियस रिएक्टेंट मोर रिएक्टिव होता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से कोलाइड होंगे और वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे. दूसरा फैक्टर आता है इसमें सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट देखिए यहां पे सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट की बात करें. देखिए सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट में क्या है, जैसे मान लीजिए ये बड़े साइज के पार्टिकल हैं रिएक्टेंट के, और यहां इन्हीं पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल बना दिया. अगर हम अब ओवरऑल देखें तो यहां पे सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इसके ऐसे पार्टीशन जब करोगे, टुकड़े करोगे तो सरफेस और डेवलप हो जाएंगे. तो ओवरऑल देखेंगे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उनका जो है सरफेस एरिया ज्यादा होगी. तो ज्यादा जब सरफेस एरिया होगी तो कोलिजन भी ज्यादा होगा और रिएक्शन रेट तेजी से होगा. यानी हम कह सकते हैं रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है ये रेट ऑफ रिएक्शन है. तो रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. जिस रिएक्टेंट की सरफेस एरिया जितनी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी. अब जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताएं, कोल है जिसे कोयला बोलते हैं. इस कोयले को अगर हम बड़े बड़े टुकड़े, जैसे मान लीजिए फ्लेम है, आग जल रही है, और अगर हम बड़े बड़े टुकड़े डालेंगे तो इतनी तेजी से नहीं जलेगा. अगर हम उसी को पाउडर फॉर्म बना लें कोयले को और जलते हुए आग के ऊपर हम डालें तो बड़ी तेजी से फ्लेम बनेगी और वो कोयला बड़ी तेजी से जलेगा. क्यों? क्योंकि पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया ज्यादा होगी, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई. इसका मतलब हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि पाउडर कोल बर्न्स much faster as compared to massive coal. इसका मतलब ये हो गया जो पाउडर फॉर्म कोल है बर्न्स मच फास्टर एज कंपेयर टू मैसिव कोल. मैसिव का मतलब हाईयर पार्टिकल. ठीक है, तो इस तरीके से जो पाउडर फॉर्म होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि वो ज्यादा तेजी से इसलिए जलेगा क्योंकि उसमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा. तो ये सरफेस एरिया का पॉइंट हो गया. बहुत सिंपल है. तीसरे पॉइंट में हम लोग आते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट. इसमें बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट में. नेचर ऑफ रिएक्टेंट में जैसे सबसे पहले आया आयनिक रिएक्टेंट. अगर आयनिक रिएक्टेंट होगा तो याद रखिए रेट ऑफ जो रिएक्शन होगी वो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही हाई होगी. हाई रेट ऑफ रिएक्शन होगी, बहुत तेजी से होगी क्योंकि जो आयनिक रिएक्टेंट होते हैं वो जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं. अगर उनको आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो वो बॉन्ड बड़ी तेजी से ब्रेक होकर के आयंस डेवलप हो जाते हैं और आयंस अपोजिटली चार्ज आयन
मिल करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल दिया आपका, ये NaCl ले लिया और मान लीजिए यहाँ पर AgNO3, ये माइनस प्लस माइनस प्लस। अब बताइए ये चीज यहां जाएगी, ये चीज इसके साथ जाएगी। जाने के बाद यहाँ पर AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और प्लस यहाँ पर आपको मिल जाएगा NaNO3। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एंड ये समझिए कि टेक 10th पावर माइनस 6 सेकेंड टू कंप्लीट। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में नियरली इतना टाइम लगता है। तो जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती है बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। तो अगर आयनिक रिएक्टेंट है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। दूसरा मान लीजिए कोवैलेंट रिएक्टेंट है, मान लीजिए कोवैलेंट रिएक्टेंट। अगर कोवैलेंट रिएक्टेंट होते हैं तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन याद रखिए, रेट ऑफ रिएक्शन, इन जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो धीमी होगी, स्लो होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे कोवैलेंट बॉन्ड है। रिएक्टेंट के कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में और प्रोडक्ट के कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में टाइम लगता है। इस तरीके से जैसे मान लो हमने एग्जांपल N2 प्लस थ्राइस H2 दे दिया, तो यहाँ पे ट्वाइस NH3 आ गया। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड H हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग बनेगी। अब बताइए इस बॉन्ड को ब्रेक होने में, यहाँ के बॉन्ड को ब्रेक होने में टाइम लगेगा और फिर ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। इसलिए ऐसी रिएक्शनों का जो रेट होता है वो धीमा होता है। तो जितने भी कोवैलेंट रिएक्टेंट होंगे तो कोवैलेंट रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी कम होगी। तीसरा पॉइंट इसी में आता है, तीसरे पॉइंट में इसी में स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। अब बताइए जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ये 1/स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट होती है। आप कहोगे ये कैसी बात है, ये बात कैसे होगी? रिएक्टेंट ऑफ स्टेबिलिटी, अगर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। क्योंकि भाई अगर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसके बॉन्ड जल्दी से ब्रेक नहीं होंगे, और जल्दी से जब बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तो रिएक्शन कहां से हो जाएगी? जैसे हम एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, ये सपोज कीजिए यहां पर देखिए इस कंपाउंड को लिया, इसको हम बोलते हैं ब्यूट-2-ईन हो गया, ठीक। और एक कंपाउंड ये ले लिया, ये देखिए हम इसको बोलते हैं ब्यूट-1-ईन हो गया। अब इसमें ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। अगर आपने 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा होगा तो देखिए यहां पर 6 हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड, इसके बगल में ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल में ये अल्फा हो गया। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए बहुत स्टेबल है। इसका मतलब इसकी काफी हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन की वजह से इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेगी। यहां पे देखिए डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये इसके बगल में ये हो गया, ये तुम्हारा बीटा हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। इसके बगल में इस डबल बॉन्ड कार्बन के इस साइड में कुछ है नहीं, तो यहां पर सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। 2 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये हो गए कि ये कम स्टेबल है, इसके नो बॉन्ड रेजोनेंस कम बनेंगे। और इसी में रिएक्शन हम करा दें मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ, इसमें भी हाइड्रोजन के साथ करा दें, तो जानते हो क्या होगा, ये मोर स्टेबल है, इसलिए ये रिएक्शन आपकी स्लो होगी। ये अनस्टेबल है तो ये रिएक्शन आपकी फास्ट होगी।
इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा और आपको यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट वही बन रहा है, दोनों में प्रोडक्ट सेम बन रहा है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के स्टेबिलिटी पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के बारे में भी समझ लिया। अब अगले पॉइंट में यहां पर आता है, फोर्थ पॉइंट में स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट में चली जाए तो देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो रिएक्शन तेजी से होगी, क्योंकि दुनिया में हर कोई स्टेबिलिटी के फॉर्म में रहना चाहता है। तो अगर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो वो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, यानी रेट ऑफ जो रिएक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल में बनाया CH3 और यहां पर भी CH3 और H, सनलाइट हमने इस पे डाला तो यहां पे होमोलिटिक फिशन हो गया और ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले करके अलग हो गए, और यहां पर तुम्हें फ्री रेडिकल मिल गया। फ्री रेडिकल इस तरीके से मिल गया, 3 डिग्री फ्री रेडिकल से मिल गया, और यहां पर ये भी अनसैचुरेटेड कार्बन है तो इनको भी हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 9, इसका मतलब 9 यहां पे नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। और इसी तरीके से मान लीजिए हमने इसको ले लिया, यहां पर H लिया, यहां पर H, यहां पर भी सनलाइट को मिलाया डाला, तो ऐसे ये भी बॉन्ड ब्रेक हुआ और आपको इस तरीके से यहां पर ये चीज मिल गई। और यहां पर आप देखेंगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, ये अल्फा कार्बन अल्फा, यहां 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। 6 का मतलब ये हो गया कि ये जो कंपाउंड, ये जो फ्री रेडिकल्स है सेकेंडरी है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो यहां पर ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी और ये रिएक्शन स्लो होगी। तो इस तरीके से प्रोडक्ट अगर मोर स्टेबल बनेगा तो वो रिएक्शन ज्यादा तेजी से हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि रिएक्टेंट होमोजीनियस, भाई अगर 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट हैं तो हो सकता है कि उनकी रिएक्टेंट होमोजीनियस है, कुछ हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। अगर होमोजीनियस है मतलब यहां पे होमोजीनियस रिएक्टेंट और दूसरा एक मान लीजिए हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट। अब होमोजीनियस क्या है, सारे मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के एक जैसे हैं तो उनको कोलिजन करने में, रिएक्शन करने में आसानी होगी। यानी ऐसा रिएक्टेंट जो होगा ये मोर रिएक्टिव होगा, और जब मोर रिएक्टिव हो जाएगा तो इसका मतलब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन इसकी क्या हो जाएगी, हाई रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। और यहां पर जो हेट्रोजीनियस होगा वो रिएक्टेंट अलग अलग साइज के पार्टिकल हैं उसके, तो ये याद रखिए लेस रिएक्टिव होगा, और ये जब लेस रिएक्टिव हो जाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी जो होगी, रेट ऑफ जो रिएक्शन होगी वो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी क्या होगी, स्लो होगी। तो ये सारे फैक्टर थे जो कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करते हैं। अब इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग बोलेंगे लाइट या रेडिएशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, लाइट या रेडिएशन। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आप आए, मतलब यहां पे रेडिएशन, यानी इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, यहां पे रेडिएशन
रेडिएशन, या हम इसी को लाइट लिख सकते हैं। ठीक, तो कुछ रिएक्शनें ऐसी होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो रिएक्शन ही नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हमने H2+Cl2 लिखा, तो यहां पर सनलाइट अगर डालोगे तो ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी। ऐसे ही जैसे मीथेन है, आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहां पर CH3Cl+HCl हो जाएगी। अगर लाइट नहीं होगी तो फिर आप ये रिएक्शन नहीं करा सकते हो। ऐसी रिएक्शनों को हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, यानी जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती हैं उन्हें हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। कह सकते हैं सर्टेन रिएक्शन, सभी नहीं होती हैं, कुछ सर्टेन रिएक्शन आर वेरी सेंसिटिव to light, very sensitive to light, such types of reaction are called photochemical reaction होते हैं। और याद रखिएगा कि अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यानी लाइट तेजी से पड़ेगी, तो उसमें नंबर ऑफ फोटॉन, क्योंकि लाइट तो जानते हो कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है, और वो छोटा पार्टिकल हम लोग फोटॉन कहते हैं। फोटॉन की एनर्जी होती है E=h²। तो जब लाइट पड़ती है तो फोटॉन जो है एनर्जी देता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को। जितने ज्यादा फोटॉन होंगे तो उतने ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक्टिवेट होंगे और उतनी ही तेजी से वो रिएक्शन होगी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर यहां पे इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो क्या बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन जब इंक्रीज हो जाएंगे तो जानते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर लाइट की इंटेंसिटी, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उनकी बात कर रहे हैं, जिनमें लाइट की एब्सेंस में होती है तो उनमें लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो लाइट पे डिपेंड है और लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी आपने पढ़ा है, जो प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं, वो भी आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। अब इसके बाद अगला फैक्टर है 5th नंबर पे, जिसे हम कैटलिस्ट बोले। यानी कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तुम जानते हो कैटलिस्ट रिएक्शन रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, और लेकिन इट रिमेन्स केमिकली अनअफेक्टेड इन कंपोजिशन एंड इन अमाउंट। तो कैटलिस्ट करता क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। आप कहेंगे एक कैटलिस्ट increases the rate of reaction, but it remains unaffected in amount and composition। अमाउंट और कंपोजिशन में ये हमेशा अनअफेक्टेड रहता है एट एंड ऑफ द रिएक्शन।
रिएक्शन के अंत में ये अपने अमाउंट और कंपोजिशन में कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है। तो ये करता क्या, कैटलिस्ट क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, उसमें ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, यानी ये एक अल्टरनेटिव पाथ दे देता है। जैसे हम आपको यहाँ पे एक डायग्राम से समझा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये एनर्जी को हमने ले लिया, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे ले लिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लिया, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लिया यहाँ पर, और इस तरीके से यहाँ पर रिएक्टेंट, ये मान लीजिए रिएक्शन है A प्लस बी और चेंज टू C प्लस डी, तो यहाँ पे रिएक्टेंट A प्लस बी हो गया। ये कौन है, ये है रिएक्टेंट, और इसकी एनर्जी यहाँ से इस तरीके से ऐसे, ये इस तरीके से रिएक्टेंट। अब क्या हुआ, इन दोनों में कोलिजन हुआ, दोनों टकराए, तो टकराने से इनकी एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट कर दी। तो ऐसे जो ही कोलिजन होगा इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो जैसे से एनर्जी बढ़ती जाएगी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होती जाएगी। यहां पर जब आएगा तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देगा। इसको इंटरमीडिएट या हम इसे बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स in absence of catalyst, कैटलिस्ट के absence में ये इस तरीके से मतलब है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दिया, और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना तो तुरंत ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा C प्लस डी। ये C प्लस डी आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर हम इसी रिएक्शन में मान लीजिए कैटलिस्ट X मिला दिया, तो कैटलिस्ट X मिलाने पर इसका एक अल्टरनेटिव पाथ मिल जाएगा, और यहां पे अल्टरनेटिव पाथ मिलने पर ये कंडीशन हो गई, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपको यहीं पे मिल गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहां पर मिल गया। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब देखिए यहां पर ये जो है इसको मैंने ऐसे बढ़ाया, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी आई, मतलब रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी थी पहले, ये इतनी एनर्जी किसकी है, रिएक्टेंट की, और इतनी एनर्जी जब इसको मिली, हाँ इतनी एनर्जी जब इसको मिल गई, तो इसने क्या किया कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बना लिया। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, हम इसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, यानी बिना कैटलिस्ट के एक्टिवेशन एनर्जी इतनी आई। लेकिन जब आपने कैटलिस्ट मिला दिया तो यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहां पे ना बन करके यहां बन गया, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो जब यहां बन गया तो इसे बनने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। तो देखिए कहां इतनी एनर्जी लग रही थी जब कैटलिस्ट नहीं था, लेकिन जब कैटलिस्ट रिएक्शन में डाल दिया तो इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया। जब कैटलिस्ट
एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और वो रिएक्शन तेजी से करेगा। तो एक अल्टरनेटिव पाथ कैटलिस्ट ने क्या किया, एक अल्टरनेटिव पाथ दे दिया। पहले ये पाथ था, लेकिन जब कैटलिस्ट मिलाया तो पाथ ये हो गया, तो कुल मिलाकर के रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गई। मतलब आप कहेंगे एक कैटलिस्ट increases the rate of reaction, because क्यों इंक्रीज करता है, because it provides alternative path with a lower activation energy। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी। So large number of molecule are able to cross energy barrier। मतलब कुल मिला के जब एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। कैसे, मान लीजिए हम आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, ये सपोज कोई रिएक्टेंट है और इसके दो पार्ट्स हो जाए, दो टुकड़े हो जाए तो मान लीजिए प्रोडक्ट हो गया। तो बिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम इसके दो टुकड़े कर रहे हैं, तो दो टुकड़े जब करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये हुआ, तो हमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ी, ये प्रोडक्ट हो गया। तो इसमें क्या हुआ, जब कैटलिस्ट की एब्सेंस में करेंगे तो ऐसे करने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ये प्रोडक्ट बना। लेकिन जब कैटलिस्ट मिला देंगे, देखिए ये रिएक्टेंट है, ये कैटलिस्ट है, हमने क्या किया, कैटलिस्ट आया, इसने ऐसे यहां पे कट कर और करने के बाद अब इसके बाद इसके दो टुकड़े हुए, ये हो गए, ये प्रोडक्ट बन गया। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया, ये डिक्रीज हो गया तो ये प्रोडक्ट जल्दी से बन गया। तो इसलिए कैटलिस्ट करता क्या है, एक अल्टरनेटिव पाथ बनाता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। वही लिखा है, ए कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज it provides alternative path with lower activation energy. So large number of molecules are able to cross energy barrier। एनर्जी बैरियर को ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल क्रॉस कर जाते हैं और जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो ये कैटलिस्ट का इफेक्ट हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर में ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे में इसे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहां पे शॉर्टकट में थोड़ी सी बात कर देते हैं। टेम्परेचर के इफेक्ट में क्या होगा, देखिए आप कहेंगे जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ज्यादातर रिएक्शनों में क्या होता है, आप कहेंगे नंबर वन, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन increases on increasing temperature। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। दूसरे पॉइंट में फॉर होमोजीनियस रिएक्शन, अगर होमोजीनियस रिएक्शन होती है
तो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दिया जाए तो रिएक्शन रेट डबल या ट्रिपल हो जाता है। फॉर होमोजीनियस रिएक्शन rate of reaction becomes double or triple for each 10 degree centigrade rise in temperature। ये देखा गया कि अगर हम किसी होमोजीनियस रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर लें तो रिएक्शन रेट जो है डबल या ट्रिपल हो जाती है। ये जनरली हम लोगों ने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली। जैसे इसी पर एक क्वेश्चन बना रहा हूं, यानी ये याद रखिएगा, फॉर होमोजीनियस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन becomes double or triple for each 10 degree centigrade rise in temperature। each 10 degree centigrade temperature increase करने पर रिएक्शन रेट डबल या ट्रिपल हो जाती है। जैसे क्वेश्चन हमने बनाया, जरा देखिए यहां पर लिखा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल। The rate of reaction is double for every 10 degree centigrade rise in temperature। The increase in reaction rate as a result of temperature rise from 10 degree centigrade to 100 degree centigrade। मतलब ये तो कमेंट्स लिखा हुआ है कि अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करें एवरी तो रिएक्शन रेट डबल हो जाती है। तो ये कह रहा है कि the increase in reaction rate as a result of temperature rise from 10 to 100 degree centigrade। चार ऑब्जेक्टिव दे दिया, 512, 1012, 412, 501। तो देखिए एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हो रहा है तो रिएक्शन रेट डबल हो जाती है। तो हम यहां पे लिखेंगे कितना रिएक्शन रेट हो गया, तो रेट ऑफ जो रिएक्शन हो जाएगा वो 2 की पावर हम लिखेंगे डबल हो जाता है। यहां पे डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये हम लोगों ने एक फार्मूला बना दिया, डबल हो जाता है एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डबल हो गया तो यहां पे आप जो है रखेंगे 2 डिफरेंस इन टेम्परेचर 100 माइनस 10, तो कितना आएगा 2 की पावर यहां पर आ जाएगा, बताइए, डिफरेंस इन टेम्परेचर बाई 2 बाई 10। तो डिफरेंस कितना हुआ 90 अपॉन 10, कितना हो गया, यहां पे आया आपका 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 का मतलब आ गया 512, अर्थात आंसर इसका ऐसे होगा। जैसे मान लो हमने कह दिया कि टेम्परेचर को मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड था और हमने 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 की पावर क्या लिखोगे, डिफरेंस 80 माइनस 50 अपॉन 10, तो 2 की पावर यहां आप डिफरेंस करोगे तो आएगा 30, अर्थात 3 आएगा, 8 टाइम्स रिएक्शन रेट इंक्रीज हो जाएगी। यहां पे इतने टाइम्स रिएक्शन जो है
इंक्रीज हो जाएगी। और वैसे टेम्परेचर का ही तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। तो अब मेन पॉइंट यहां पर ये आता है कि इस टेम्परेचर का जो इफेक्ट है ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इसे आर्हेनिस बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आर्हेनिस ने एक क्वेश्चन दिया था, जरा उसको देख लीजिएगा कि आप कहोगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन may be explained with the help of Arrhenius equation, Arrhenius equation। ये हम डिराइव करके आगे बताएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूं। K इक्वल टू A और E की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये आर्हेनियस इक्वेशन, आगे चल के इसको डिराइव करेंगे और इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम बताएंगे। यहां पर क्या है, इसे हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट, इसे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलेंगे या कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट भी कह सकते हो। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, ठीक। ये इक्वेशन हो गया और इस इक्वेशन से हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कई बार आप लोगों पेपर में आ चुका है। जैसे क्वेश्चन लिखा डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन, the equation K equal to 4.5 into 10 power 11 second inverse और E की पावर माइनस 2800 ये क्वेश्चन थी। और इसी में आपसे कह दिया था फाइंड, आप लोग फाइंड करें एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को आप फाइंड आउट करें। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो देखिए हम क्या करें, इस इक्वेशन से कंपेयर कर देता हूं। ए हो गया माइनस EA अपॉन RT होता है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड। देखिए के इक्वल और ए के प्लेस पे ये रखिए, तो ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर दिया हुआ है, ये आर्हेनियस कांस्टेंट कह दीजिए, ये वैल्यू निकल है और ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिख सकते हैं, माइनस EA अपॉन RT इक्वल टू माइनस 28 अपॉन टी कैंसिल हो गया, ये प्लस में आ जाएगा और हमें एक्टिवेशन एनर्जी EA निकालना है। तो यहां 2800 आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। अगर R की वैल्यू आप यहां पे 8.314 रखोगे, ये जूल में होती है, तो आंसर हमारा जूल में आ जाएगा। अगर हम R की वैल्यू 2 रख दें तो 2 एक कैलोरी होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरी में आ जाए। इस इक्वेशन को हम डिटेल में आगे चल के समझाएंगे, क्योंकि वहां आर्हेनियस इक्वेशन है, करीब 2-3 टर्म लगेंगे आर्हेनियस इक्वेशन को समझाने में, उसकी सारी प्रॉब्लम करने में। और डिटेल यहां तो थोड़ा सा रफली हमने बता दिया कि टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है रेट ऑफ रिएक्शन में। अब इसके बाद एक लास्ट फैक्टर आपके सामने और है और इसी के साथ ये सारे फैक्टर आपके फिनिश हो गए। एक लास्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन, एन इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की बात करता हूं। कंसंट्रेशन में ये भी पॉइंट है, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करें तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। हम आपसे लिख सकते हैं कि जनरली रेट of reaction, generally rate of reaction increases on increasing concentration of reactant। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे
तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती जनरली। लेकिन कोई पक्का नहीं, 100% नहीं है ऐसी बात, डिक्रीज भी हो सकती है। वो चीज आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में समझाया जाएगा। हम ये भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन में आल्सो डिक्रीजेस, में आल्सो डिक्रीजेस on increasing concentration of reactant। इस तरीके से जो रेट ऑफ रिएक्शन है में आल्सो डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा फैक्टर है, इसी पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जाएगा। कुछ ऐसी भी रिएक्शन होंगी जिसमें पता चला कि दो रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करने पर रिएक्शन रेट चेंज हो रही है, दूसरे को चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रही। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का कंसंट्रेशन चेंज करने पर रिएक्शन रेट चेंज हो ही नहीं रही, दोनों का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर रिएक्शन रेट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके फैक्टर हो गए जो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आपको लाएंगे थर्ड में, वो रेट ऑफ रिएक्शन पे यानी रेट कांस्टेंट पे बात करेंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बात करेंगे, जिससे कि किसी रिएक्शन के हम ऑर्डर निकाल सकें और ये बता सकें कि रेट ऑफ रिएक्शन किस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड है और किस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है। ओके, थैंक यू। और ये आप लोग जो है अच्छी तरीके से नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई करिए और समझिए, साथ में चलते जाइए, जिससे कि बहुत सारे वीडियो नहीं हो जाए कि पता चला बहुत सारे वीडियो हो गए और आप जो है उन्हें कर नहीं पा रहे। इसलिए धीरे धीरे आप काम करते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी अच्छी प्रिपरेशन चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।